हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है उसकी बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन हम करने वाले हैं। मतलब 30 मिनट में पूरे का पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आने वाला है। क्लास 12 फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फुल कॉन्टेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिलता है, चाहे वो वन शॉट हो, प्रीवियस ईयर हो और डिटेल नोट्स हो, 1 पेजेस नोट्स हो, फॉर्मूला चीट शीट हो, MCQ हो, NCERT डायमंड क्वेश्चन और 30 मिनट सीरीज़, ये सब अपलोडेड है इस चैनल पे। लास्ट की दो सीरीज जो हैं बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। आधे से चैप्टर की जो NCERT डायमंड क्वेश्चन है, आधे से ज़्यादा चैप्टर की जो 30 मिनट सीरीज़ है वो पूरी हो गई है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो पूरे का पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, जो कि 70 में से 70 लाने के लिए सफिशिएंट है, दी बेस्ट आप लोगों के लिए। टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये एक मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग वीडियोस को पोस्ट कर दिया जाता है, बच्चों के अकॉर्डिंग नोट्स दिए जाते हैं कि बच्चों को क्या कुछ चाहिए भाई। जैसे पहले डिटेल नोट्स दिए, फिर आप लोगों को फॉर्मूला शीट दी, फिर उसके बाद अब 1 पेजेस नोट्स की सीरीज शुरू करी है। तो मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहता हूँ। और इस क्लास के भी जो नोट्स हैं, मतलब इस चैप्टर के भी जो 1 पेजेस नोट्स है, आप लोगों को यहीं पे मिलने वाले, तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और साथ में इतना फुल कंटेंट है यार इस चैनल पे, बट फिर भी ये चैनल उतने बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो, ये चैनल अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना। ओके, साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं बेटा जी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भैया? देखो, कोई एक मैग्नेट है या कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या एक मूविंग चार्ज है, तो उसके चारों ओर का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे नहीं है कि ये कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है तो चारों तरफ बस मैग्नेटिक फील्ड, भाई जहाँ तक इसका इफेक्ट है उसको बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं बेटा? बी से शो करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऊपर एरो लगा देते हैं। इसकी जो SI यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। अगर मैं टेस्ला की बात करूँ तो ये टेस्ला कैसे लिखा जाता है? वेबर, नीचे आता है मीटर स्क्वायर, ऐसे वेबर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? क्योंकि फ्लक्स आप लोग लिखोगे बी इंटू में एरिया लिखोगे, यहाँ से बी निकालूंगा तो फ्लक्स अपॉन में एरिया, तो फ्लक्स इज वेबर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं CGS यूनिट की बात करूँ तो गोज लिखा जाता है जी से, कैपिटल जी से। और 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गोज होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ लेनी है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड फिर कैसे बनता है? देखो, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो उसमें बनता है, कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल हो भैया तब होता है, और या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और कोई परमानेंट मैग्नेट हो तो उसके चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। अगर बाई चांस मैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं तो समझ जाना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ही है वो, क्योंकि आदत पड़ी रहती है। अब देखो यार, यहाँ पे ना कुछ क्रॉस लगे हुए हैं, कुछ डॉट्स लगे हुए हैं, ये क्या है? ये डायरेक्शन शो करते हैं किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी क्वांटिटी की। अगर मैं इनको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ तो क्रॉस का मतलब है कि ये इस प्लेन के, इस पेज के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, इनटू द पेज है। क्रॉस अगर हो रहा है, क्रॉस चीर के इसको जा रहे हैं, डॉट है तो बाहर आ रहे हैं, परपेंडिकुलर है और बाहर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे करंट बोलता हूँ तो भी यही मतलब है। मतलब ये एक तरीका है किसी भी चीज़ को शो करने का कि इस प्लेन के ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो डॉट शो करेगी आउटवर्ड है, आउट ऑफ द पेज है, और ये इनटू द पेज है। अब बी बोलो, करंट बोलो, कुछ भी बोलो, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई ये क्रॉस और डॉट का मतलब क्या होता है। तो हमने यहाँ पे फील्ड की बात करी है। किसकी बात करिए बेटा? फील्ड की बात करिए। ओके, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज Q हो और वो विद वेलोसिटी V के साथ अगर चल रहा है, मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगती है भैया। और फोर्स जो लगती है वो कुछ इस तरीके से लगती है, F = Q V क्रॉस B। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बनेगा QVB sin थीटा। तो यहाँ से जो थीटा है वो किस किस के बीच में? V एंड B के बीच में है। मतलब मैक्सिमम अगर मैं फोर्स देखूँ तो वो कब लगेगी? जब थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है और V अगर इधर है भाई साहब, तो उस टाइम पे मैक्सिमम फोर्स लगती है। उस टाइम पे क्या लगती है? मैक्सिमम फोर्स लगती है, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पे है भैया एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि जब चार्ज पार्टिकल क्या करता है? मोशन करता है, तो उस पर किस तरीके की फोर्स लगती है या कि कैसा पाथ वो फॉलो करता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है? क्रॉस दिखा के मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है, इनटू द पेज है, ये इनटू द पेज है और परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है,
ये विद वेलोसिटी v के साथ ऐसे जाना चाहता है। मैं डायरेक्शन के लिए अलग से तुम्हें एक रूल अभी बताने वाला हूँ, तो उससे डायरेक्शन तुम्हें क्लियर हो जाएगी कि कैसे डायरेक्शन हम बताएंगे। अभी हमने पढ़ा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है विद वेलोसिटी v के साथ वो चलता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगती है। तो भैया ये इधर जाना चाहता है, फील्ड अंदर की तरफ है। फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। देखो ये ऊपर जाना चाहता है, फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स इस पर लगेगी भैया इसकी साइड। ऐसे ही हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे, अगर आप हर पॉइंट पे इसको देखने वाले मतलब यहाँ पे तो ये क्या होगा? फोर्स अंदर की तरफ लग रही होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे बनने वाला है। कैसा पाथ बनने वाला बेटा? सर्कुलर पाथ बनने वाला। तो इस सर्कुलर पाथ का कारण क्या है कि एक तो अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? कौन सी फोर्स है भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, जिसको क्यू वी बी साइन थीटा से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हम दोनों को यूज़ करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है इस सर्कल का, तो वो रेडियस का जो सर्कल होगा वो होगा एम वी बाय में क्यू बी। अगर टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड लिखा जाता है 2π/ओमेगा से, और ओमेगा क्या होता है? वी बाय में आर। वी बाय में आर, आर चला गया ऊपर, और आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये भैया, क्या है ये? 2πm, नीचे है क्यू बी, क्योंकि देखो 2πr है, आर की वैल्यू कितनी है? एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, साथ में यहाँ पे वी है, वी से वी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि टाइम पीरियड जो है भैया देखो यहाँ पे वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम पीरियड। और कैसा है भैया? सर्कुलर है। ओके, ये था ये केस। कौन सा ये केस है? जब फील्ड अंदर जा रहा है, देखो फील्ड अंदर जा रहा है क्रॉस से, और वी ऊपर जा रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब ये वो केस है जब वी एंड बी जो है परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर वो कुछ एंगल बनाए तो क्या होगा भैया? तो क्या होने वाला? देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस साइड लिया, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब वो बी के साथ कुछ एक एंगल बना रहा है। बी के साथ क्या बना रहा है? कुछ एक एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? वी के दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक इधर और एक इधर। इसको बोला हमने पैरेलल कंपोनेंट, इसको बोला हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा भैया? वी कोस थीटा। जो परपेंडिकुलर होगा वो वी साइन थीटा होगा। अब तुम्हें पता है कि फोर्स कब लगती है? क्यू वी बी साइन थीटा पे लगती है, और मैक्सिमम तब लगती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल इधर जा रहा है विद वी पैरेलल कंपोनेंट, तो इधर तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो बी बी इसी साइड और वी भी इसी साइड है। वी भी इसी साइड जा रहा है और बी भी इसी साइड है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में थीटा इज 0। तो इस कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगी। और जब बी और वी परपेंडिकुलर होते हैं तो तुम्हें पता है कि वो सर्कल की फॉर्म में होता है, तो ये ऐसे तो घूमेगा ही, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो ये आगे भी जाएगा भैया। तो ये कैसा पाथ ले लेता भैया? हेलिकल पाथ ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस लिखेंगे हम, वही है रेडियस भी, एम वी बाय में क्यू बी होता है, बट यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेंगे? परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से तो वो सर्कल में आया है, तो इसलिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है? वी साइन थीटा है, और नीचे वही का वही क्यू बी। टाइम पीरियड वही है 2πm बाय में क्यू बी। एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है, वो है पिच। पिच क्या है कि जैसे यहाँ से ये शुरू हुआ और ये आगे चला गया, ऐसे ऐसे सर्कल पूरे कर रहा है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे पिच बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है बेटा? पिच बोला जाता है। तो पिच क्या है? एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसको पूरा करने में जो टाइम पीरियड लग रहा है वो कंसिडर करेंगे, साथ में इस साइड की जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में वो कौन है भैया? वी पैरेलल है। वी पैरेलल क्या है? वी कोस थीटा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2πm वी कोस थीटा बाय में क्यू बी बनने वाला है, क्योंकि वेलोसिटी इनटू में टाइम करेंगे अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी चीज़ की अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालनी है तो भाई साहब ये राइट हैंड थंब रूल सीख लो, पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बोला था कि आप लोगों को एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या करना है? क्यू इंटू में वी क्रॉस बी करना है। तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर होता है, ये हमारा सेकंड वेक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा सेकंड वेक्टर होता है। हमें क्या करना है? राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करना है। हमेशा क्या करना है कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है, इस तरीके की सिचुएशन, ये भी समझाऊंगा बट पहले इसको सीखो कि हमें अपने फिंगर्स को कहाँ रखना है? पहले वेक्टर पर रखना है। पहले वेक्टर पर रखा और फिर दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है और छोटे एंगल को कवर करना है। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है और छोटे एंगल को कवर करना है, और अंगूठा देखना है कि किस साइड है, वो हमारा उसकी डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था? वी ऊपर जा रहा है भैया, पहला वेक्टर है, वी ऊपर जा रहा है, बी अंदर है, वी ऊपर जा रहा है, बी अंदर है, छोटे एंगल से कवर कर रहे हैं, ऐसे उल्टा घूम के नहीं आ रहे, छोटे से, वी से बी, अंगूठा अंदर की साइड से, दैट्स वाई फोर्स की डायरेक्शन अंदर हुई। ये तो ऐसे आप लोग इस राइट हैंड थंब रूल को कहीं पे भी लगा सकते हैं। कोई भी अगर फोर्स आती है, जैसे एक आएगी एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो आप एल फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो एल पे रखो फर्स्ट वेक्टर पे, सेकंड वेक्टर की तरफ जाओ, अंगूठा जिस साइड होगा वो डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड लेना है
और उसका थंब जो है करंट की डायरेक्शन में करना है और फिंगर को रोटेट कराना है, मूव करवाना है, कर्ल करना है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स होगी वो हमारी डायरेक्शन ऑफ किसकी होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की होने वाली है। ठीक है, तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होती है भैया, लॉरेंज फोर्स कब लगती है, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब वो इस तरीके से सब्जेक्ट किया गया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो। ठीक है, ओके, विद वेलोसिटी v इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज दिस। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स लगाएगा जिसको हम Fe से लिख रहे हैं, और मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर लगती है, तो दोनों का सम जो कहलाएगा लॉरेंज फोर्स कहलाने वाला है। इस फोर्स को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स भी बोला जाता है। अगर कोई एक फोर्स की बात करें हम किसमें, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो भाई वहाँ पे भी फोर्स लगती है उसके ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। अब यहाँ पे एल वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, जिस दिशा में भाई साहब आपका करंट फ्लो कर रहा है, जिस दिशा में आप लोगों का करंट फ्लो कर रहा है, जिस साइड आप मान रहे हो वो होगा इसका एल, या अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, बट करंट को ज़्यादा ध्यान देना, देखो करंट यहाँ पे जा रहा है तो वही हमारी एल की डायरेक्शन है, बी अंदर जा रहा है क्रॉस है, तो अंगूठा ऊपर की तरफ छोटे एंगल को कवर करना होता है, तो फोर्स इज दिस इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट कैरिंग जब होगा तो एफ इजिकल टू कितना होता है, आई एल क्रॉस बी होता है बेटा जी। ओके, और यहाँ पे जिस प्लेन में एल होगा बी होगा उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो बी अंदर है, वी की एल किधर है, इधर है, तो दोनों सेम प्लेन में है, इसके ऊपर ही तो कौन है, फोर्स है। ठीक है, बाइट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है यार, बाइट-सेवर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है कि जब भी कोई एक करंट कैरिंग वायर होती है उसमें से अगर हम छोटा सा एलिमेंट अगर हम ले लें जिसकी वैल्यू लेंथ डी हो, जिसका नाम हमने ए बी रखा है, और उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे हम क्या निकाल लें, फील्ड निकाल लें, तो ये हमें वो फॉर्मूला देता है। तो वो फॉर्मूला होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। अब ये थीटा जो है ये समझने का, ये किस बीच में होता है, डी एल वैक्टर और आर वैक्टर के बीच में होता है। देखो डी एल वैक्टर हमें कैसे मिलता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और जिस पॉइंट पे जहाँ पे आपने डी एल एलिमेंट लिया वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऐसे ही जा रहा था यहाँ से, तो इसी डायरेक्शन में हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये रहा हमारा आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल इज थीटा, तो वो यहाँ पे आ गया है। क्लियर है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये हो गया आई डी एल आर वेक्टर, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, नीचे है आर क्यूब। क्लियर है बेटा, तो दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, एक बार से याद कर लेना। जो म्यू नॉट है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है तो फिर कैसे निकालेंगे, देखो डी एल क्रॉस आर हो रहा है, तो डी एल ये रहा क्रॉस आर, तो डी एल से आर की तरफ जाओ, तो डी एल और आर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा और नीचे की तरफ होगा इस पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि डी एल से आर वेक्टर करो, अंगूठा नीचे है। क्लियर हुआ, छोटा एंगल कवर करना था। ये है भैया मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये एप्लीकेशन है किसकी, बाइट-सेवर्ट्स लॉ की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है भैया, ये हमने एक्स वाई जेड एक्सिस ले रखे हैं, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कॉइल लिया जिसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया ए बी और इसकी डायरेक्शन बनाई, लेंथ एलिमेंट की डी एल ये हुई। सिमिलरली हम इधर भी कंसिडर कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन बना सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमें जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना उसको मिला देते हैं। ठीक है, ये इसका रेडियस है ए, और ये डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, अभी अगर ये हमें पता हो तो ये हमने मान लिया कि ये है x, ये है a, तो ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भैया अब आप लोगों को क्या करना होता है कि अगर तुमसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, आई जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ए स्क्वेयर इज का क्या है, रेडियस है बेटा, साथ में नीचे 2 ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर 3/2 है। खास बात तुम्हें क्या याद रखनी है, देखो ये रहा डी एल वैक्टर, ये रहा आर वेक्टर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो बी है, जहाँ डी एल है जहाँ आर है उसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये एक प्लेन बन जाता है भैया पूरा, ये एक प्लेन बन जाता है। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये फील्ड। क्लियर है, तो आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
दूसरी बात, अगर तुम सेंटर पे निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब ये 3/2 पावर इसके ऊपर आने वाली है, a स्क्वायर के ऊपर आने वाली है, तो ये इससे कट हो गया, तो ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब आ गया, ऊपर a स्क्वायर है नीचे क्यूब आ गया, तो ये इससे कट होगा, 2 कट हो जाएगा, तो 1 बचा नीचे, तो ये नीचे आ गया भैया। तो ये सेंटर पे है, ये एक्सिस पे है। क्लियर है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट एक बार मैंने लिख दिया, इसको एक बार से देख लेना कि अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये बायट सावर्ट्स की वजह से नहीं है, एम्पियर की वजह से है, वो देख लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लोगों को निकालना है किसी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पे, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr। तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस में साइन बीटा, पूरे को ये कवर कर रहा है, पूरे को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। साइन अल्फ़ा और बीटा क्या है भैया, यहाँ से जैसे ये एंगल बन रहे हैं, इसको पूरी लेंथ को कवर कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सिर्फ हमें तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बताओ, तो इन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू उस टाइम पे 90 डिग्री, फिर वो इनफाइनाइट तक जाएगा, फिर वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा हो जाएंगे भैया 90, तो साइन 91 साइन बीटा मतलब साइन 90 फिर से 1, तो 1 और 1 2 कट करेगा इस 4 को, तो नीचे आएगा 2π। आर क्या है, जितने डिस्टेंस पे हमें ये फाइंड आउट करना है, कंडक्टर से जितने डिस्टेंस पे, कंडक्टर से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो है ये। ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों ओर क्या है भैया, फील्ड है, इसके चारों ओर क्या है, फील्ड है, और ये फील्ड क्या है, हम टोटल फील्ड निकालना चाहते हैं इसके चारों ओर का। तो मान लो मैंने छोटा सा एक टुकड़ा लिया, यहाँ से डीएल लिया, तो डीएल कहाँ जा रहा है भैया, मान लो यहाँ पे एक डीएल लिया, तो डीएल इस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में फील्ड जा रहा है। सर अभी तो आपने बोला था जिस दिशा में करंट जाएगा, भाई वो बायट सावर्ट्स का केस था, ये एम्पियर का केस है। तो जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम डीएल ले सकते हैं। तो डीएल ये बना, इसी साइड जा रहा है यार बी, तो मतलब इस डीएल के लिए आप लोगों को एक बी मिल गया है। तो अगर मैं पूरे को कवर करता हूँ तो पूरे को कवर करके मैं टोटल जो बी है पूरी लेंथ पे वो निकाल सकता हूँ। ये किसके बराबर होगा, ये म्यू नॉट आई के बराबर होगा। तो यहाँ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमें ये बताता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द लूप, जितना करंट वहाँ से जा रहा होगा। तो ये बनेगा आप लोगों के पास क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, समझ में आया बेटा। कहीं पे भी आप चेक कर लेना, फील्ड ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, डी एल भी इसी साइड, तो आप लोगों के पास मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इमेजिनरी जो हम लूप ले रहे हैं, एम्पीरियन लूप ले रहे हैं, तो वहाँ पे टोटल फील्ड कितना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जितना वहाँ से करंट जा रहा है, म्यू नॉट टाइम्स आई, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। अगर हम एक सिलेंडर टाइप लेते हैं, एक कंडक्टर सिलेंडर टाइप ले रहे हैं जिसका रेडियस कितना है ए है, उसमें से करंट जा रहा है आई। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में या तो और एनसीईआरटी में भी दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये डाल दूँ यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे एक सर्कुलर सिलेंडर है, पूरे का पूरा एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसका रेडियस ए है और इसमें से करंट जा रहा है आई। तो हम क्या करते हैं कि इस सिलेंडर की वजह से, मतलब इस सिलेंडर में जो करंट जा रहा है इसकी वजह से बाहर एक पॉइंट लेते हैं आर, एक एम्पीरियन लूप बाहर बना लेते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं फील्ड लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, वहाँ पे मैं फील्ड लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूँगा। अभी तुम समझ के आए थे कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से है, तो स्ट्रेट कंडक्टर अगर तुम्हारे पास है भाई साहब, तो तुम्हें क्या लिखना होता है, तुम्हें लिखना होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। तो वही केस है यहाँ पे, म्यू नॉट आई अपॉन में जितने डिस्टेंस पे पूछ रहा है 2πr हो गया। लेकिन ये कब है, जब ये आउटसाइड की बात कर रहा है। अगर मैं बिल्कुल सरफेस पे बात करूँगा तो आर ए के बराबर हो जाएगा, तो बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa। लेकिन अगर मैं अंदर की बात करूँ, भाई अंदर अगर हो, मतलब उस टाइम पे क्या केस होना चाहिए, उस टाइम पे ये केस हो कि आर जो हो वो छोटा हो ए से, मतलब ऐसे अंदर की तरफ हो। अब इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें सबसे पहले इतने पोर्शन में से, क्योंकि देखो हमें इतना पोर्शन ले रहे हैं ना, इतना पोर्शन ले रहे, तो इतने पोर्शन का करंट ही हमें देखना होगा। फिर उस टाइम पर टोटल करंट नहीं है, उस टाइम पर टोटल करंट नहीं है, क्योंकि बाहर जब लूप था तो टोटल करंट एनक्लोज हो रहा था, जब यहाँ पे लूप था तब भी टोटल करंट एनक्लोज आई ही हो रहा था। अब अंदर है तो उस आई में से अब कुछ पार्ट रह गया है, तो उसकी वजह से अब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है और वो बन जाता है फॉर्मूला आप लोगों के पास कैसे, क्योंकि जो करंट आएगा वो कुछ अब ऐसे आने वाला है, आई आर अपॉन में ए आने वाला है। जो नया करंट आएगा वो आई आर अपॉन में ए आएगा, तो हम यहाँ पे सीधा वैल्यू रख सकते हैं। तो ये बन गया आप लोगों के पास फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2πa स्क्वायर, 2πa स्क्वायर बन गया। क्लियर है। तो ये वाला जरूर से याद रख लेना बच्चे, इनको तो आसानी से याद रख लेंगे, इस वाले में थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसको जरूर से याद रख लेना कि म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2πa स्क्वायर।
इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या दिख रहा है कि बी जो है वो इन्वर्सली है आर के, इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर। अगर मैं बी और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, जहाँ पे बी डायरेक्टली है तो वो भाई डायरेक्टली एक लाइन आ जाएगी, और जहाँ पे इन्वर्सली है तो वहाँ पे वो घटता जाएगा, ऐसे जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही घटता जाएगा। ओके, समझ में आई चीज़ें। और ये मैक्सिमम कब है, जब आर की वैल्यू ए के बराबर है। ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ बेटा। सोलिनॉइड क्या होता है, दूसरी एप्लीकेशन एम्पीयर सर्किट लॉ की। सोलिनॉइड क्या होता है कि जैसे कि हमने एक होलो ट्यूब ली और उसके ऊपर क्या किया यार, लार्ज नंबर ऑफ वायर्स जो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं उसको वाउंड कर दिया, तो वो सोलिनॉइड बन जाता है। अब इसके अंदर एक फील्ड बनेगा जब हम इसमें से करंट को पास करवाते हैं, जब इसमें से हम करंट को पास करवाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट सोलिनॉइड, वो हम देखने वाले हैं अभी के लिए। देखो यहाँ पे हमने एक सोलिनॉइड लिया हुआ, सोलिनॉइड का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल मतलब इसको बीच में से काट दिया है। तो ये जो क्रॉस है सर, ये क्या है फिर भैया, ये जो क्रॉस है ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, ऐसे निकल के ऐसे अंदर आ रहा है, ऐसे निकल के ऐसे अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा करंट, ऐसे ऐसे करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे एंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे एंटर करेगा, यहाँ से यहाँ। तो ये आप लोग बोल सकते हो ऐसे। तो ये ऐसे लिपटी हुई तारों में से करंट की डायरेक्शन। तो इसके अंदर एक फील्ड बन जाता है भैया, क्या बनता है, एक फील्ड बनता है। जो फील्ड होता है भैया बाहर की तरफ आप मान के चलते हैं, आइडियल सोलिनॉइड के लिए हम मान के चलते हैं कि बाहर फील्ड जीरो होता है और अंदर फील्ड जो होता है वो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। जहाँ ये जो एन है वो कौन है, जो स्मॉल एन वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन को नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल जो है उसकी लेंथ है, सोलिनॉइड की लेंथ, जितनी हम कंसिडर कर रहे होंगे। ओके, समझ में आया। सीरो पे फील्ड जो होता है वो आधा होता है, सीरो पे फील्ड जो होता है वो आधा, क्योंकि ये ऐसे कुछ चलता है, फील्ड ऐसे होता है, तो सीरो पे आधा आधा फील्ड होता है। तो एंड्स पे अगर बात करें तो वो होगा हाफ म्यू नॉट एन आई। क्लियर है। चलो, अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग, अगर तुम्हारे पास कंडक्टर है तो क्या होगा, देखो दो केस होंगे। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये एक I1 करंट इसमें से जाए, इसमें से I2 करंट जाए, दोनों में सेम डायरेक्शन में। तो देखो यार I1 जो एक फील्ड बनाएगा, I1 जो एक फील्ड बनाएगा, राइट हैंड थंब रूल से हम क्या देख सकते हैं, उसका इफेक्ट यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, मतलब जो फर्स्ट कंडक्टर फील्ड बनाएगा तो B1 यहाँ पे अंदर जा रहा होगा, और यहाँ से इसकी वजह से इसमें जो करंट जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, जिसमें मैंने डॉट बनाया होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं इनके बीच का डिस्टेंस R। तो फोर्स देख लेते हैं। देखो यार इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको मैंने बोला है कि फोर्स लग रही है सेकंड वाले के ऊपर, कौन लगा रहा है, फर्स्ट वाला। इसमें मैंने बोला कि फर्स्ट वाले के ऊपर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, सेकंड वाला लगा रहा है, ठीक है। बट डायरेक्शन कैसे, देखो बी जा रहा है अंदर की तरफ, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में लेंथ मापो। क्यों, क्योंकि ये वो केस है जिसमें एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो भैया डीएल इज ऊपर की तरफ, बी अंदर की तरफ है, अंगूठा इस साइड, तो ये आ गया आप लोगों के पास फील्ड और फोर्स। सिमिलरली आप इस पे लगाओगे। क्या देखना है तुम्हें, यहाँ पे क्या चीज़ नोट रखने की है, सेम करंट के लिए फोर्स इज अट्रैक्टिव, दोनों एक दूसरे की तरफ है। क्लियर है। इसका फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। ये L क्या है, जितनी लेंथ की हम बात कर रहे होंगे कंडक्टर्स की। अगर अपोजिट करंट से, करंट एक में ऊपर एक में नीचे की तरफ है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी। फोर्स कैसी होगी बेटा, रिपल्सिव होगी। कैसे, देखो इसने करंट गया इधर, भाई इसमें करंट गया I1 इधर, यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और करंट इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट जा रहा है भैया नीचे की तरफ, ठीक है, और फील्ड अंदर की तरफ, अंगूठा बाहर जाएगा अब की बार, तो बाहर की तरफ। सिमिलरली हम यहाँ पे लगा सकते हैं, करंट ऊपर जा रहा है तो डीएल मेरा ऊपर है, बी अंदर जा रहा है तो फोर्स मेरी बाहर की तरफ है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो रिपल्सिव। फॉर्मूला इज सिंपल है, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है भैया, मैग्नेटिक डाइपोल होता है कि कोई भी एक करंट कैरिंग लूप अगर हो आप लोगों के पास, उसमें से करंट अगर जाए तो वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसकी, उसको लिखा जाता है M इज इक्वल टू आई ए से। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको लिखा जाता है M वेक्टर इज इक्वल टू आई ए वेक्टर से। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो भैया साउथ से नॉर्थ होती है, जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है ना, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो इसकी साउथ से नॉर्थ होती है। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे करंट चल रहा है ऐसे, ठीक है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फील्ड यहाँ से क्या निकलेगा भैया, बाहर की तरफ, ऑफ की तरफ निकलेगा। तो जहाँ से फील्ड बाहर निकलता है वो कौन सा फेस हो जाता है, नॉर्थ फेस होता है। कौन सा फेस होता है, नॉर्थ। अब करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है
तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। देखो फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में करो और अंगूठा अंदर जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो किस में जाता है भैया फील्ड जाता है किस में है, साउथ में। कहाँ पे जाता है, साउथ में। बाहर कहाँ से निकल रहा है, नॉर्थ से। तो ये साउथ की तरह हुआ और डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या होगी, अंदर फील्ड जा रहा है तो साउथ सामने वाला है, नॉर्थ पीछे वाला होगा। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में अंगूठा जा रहा है वही डायरेक्शन हमारी एम की भी है और वही डायरेक्शन हमारी किसकी है भैया जी, बी की भी है। ठीक है, समझ में आई चीज़, येस और नो फटाफट से बता दो जल्दी से। ठीक है, चलो जी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी तुम्हें पता लग गया होगा। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अब अगर एक टॉर्क हम ले, सॉरी टॉर्क नहीं, अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल ले और उसको प्लेस कर दे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा कि ये दिखाया गया आप लोगों को कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। इसकी जो लेंथ है, जो इसके अंदर एक कॉइल हम रखेंगे जो रोटेट करवाएंगे हम, तो उसकी जो लेंथ है ये वाली वो बी है और ये वाली जो लेंथ है वो ए है। ठीक है, तो भैया इस पे फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, तो इस ब्रांच पे फोर्स नहीं लगने वाली, क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी। एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एल बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर जीरो ही होगी तो फोर्स नहीं लगेगी इन ब्रांचेस पे, तो फोर्स लगेगी इन ब्रांच के ऊपर। तो एक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ और एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। अब ये फोर्स ऊपर नीचे कब लगेगी, जब करंट ऐसे जा रहा हो। ठीक है, क्योंकि देखो इधर क्या है, डी एल इधर है, बी किधर है, इधर है, नॉर्थ से साउथ चलता है, तो डी एल इधर है, तो डी एल से बी की तरफ जाएंगे, अंगूठा ऊपर है। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे बी इधर है और डी एल इधर है, तो डी एल से बी की तरफ जाएंगे, अंगूठा नीचे की तरफ, तो फोर्स नीचे है। ठीक है, हमने एक केस लिया कि जब यहाँ पे, अच्छा जब यहाँ पे क्या है, देखो जब इसमें से करंट ऐसे चल रहा है, जब इसमें से करंट अगर ऐसे चल रहा है तो इसकी डाइपोल मूवमेंट की तरफ है, नीचे की तरफ है। इसकी डाइपोल मूवमेंट की तरफ बेटा नीचे की तरफ है। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, नीचे की तरफ है। बी एम जो है इसका नीचे की तरफ है, बी इसका ऐसे है। तो ये वो केस है जब एम और बी परपेंडिकुलर, लेकिन एम और बी परपेंडिकुलर ना हो, मतलब बी अगर आप लोगों का इधर जा रहा हो, एम आप लोगों का इधर हो, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए इसके हिलाने से, एक फोर्स ऊपर है एक नीचे, तो अगर ये शिफ्ट हो जाए एक ऊपर और एक नीचे तो क्या होता है, तो यहाँ पे भैया फोर्स आ गई है। क्या आ गई है, फोर्स आ गई है, एक ऊपर और एक नीचे, नेट फोर्स है, नेट फोर्स हो गई यहाँ पे जीरो। तो कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से यहाँ पे टॉर्क लगेगी। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस। तो वो निकाल लेंगे हम डायग्राम को यूज़ करके। तो हमारे पास बनने वाला टाउ की वैल्यू एन आई ए बी साइन थीटा। जो ए बी है, सॉरी ये जो आई ए है वो बन जाएगा एम। एम जो होता है वो आई ए होता है, बट नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हुए तो एम एन आई ए जो है वो बन गया है। एम जो है वो एन आई ए बन गया, तो एम की वैल्यू यहाँ पे ये हुई, तो ये बन गया एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हटाओ तो एम क्रॉस बी बन गया। तो डायरेक्शन फिर भी होगी इसकी एम क्रॉस बी। एम कहाँ है, जहाँ पे एम है जहाँ पे बी है उसके परपेंडिकुलर ही आने वाली है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही आने वाली है। ठीक है बेटा, और टॉर्क मैक्सिमम मिनिमम कब हो सकती है, जब एम और बी के बीच का जो एंगल हो वो 90 डिग्री होगा, तो भाई साहब कितनी होगी, मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। तो पहले केस में मैक्सिमम टॉर्क थी। और जब 0 डिग्री होगा एम और बी का एंगल, मतलब एम बी इसी साइड जा रहा हो और बी भी इसी साइड जा रहा हो, तो उनके बीच में थीटा इज 0, तो उस टाइम पे जो टॉर्क है वो नहीं लगेगी, उस टाइम पे टॉर्क नहीं लगेगी। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है भैया, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिटेक्शन एंड मेजरमेंट करता है स्मॉल करंट्स की। प्रिंसिपल क्या है, जो सेम अभी टॉर्क को पढ़ के आए हैं कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक टॉर्क को फील करता है। ये एक डायग्राम है इसका जो आप लोग देख सकते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। रेडियल मतलब कुछ ऐसे कॉनकेव शेप में होते हैं। ये होता है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग हुई होती है, यहाँ से ऐसे ये मिरर लगा होता है, ये एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है, ऊपर टॉर्जन हेड होता है, नीचे हेयर स्प्रिंग होता है। जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो ये स्प्रिंग भाई ट्विस्ट करता है, इसमें डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे वही वर्किंग है कि जब करंट को पास किया जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो आई प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, जी लगाएंगे और थीटा हो जाएगा। जी की वैल्यू जो होगी वो के अपॉन में एन ए बी होती है। एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है भैया, एरिया, ए क्या है यहाँ पे, एरिया है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड और के जो है वो टॉर्जनल कांस्टेंट है, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसका दूसरा डायग्राम भी हमारे पास है, बट ये फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना कि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होता है, डिफ्लेक्शन होता है, और उसमें जी की वैल्यू याद कर लेना। जी कौन है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है बेटा।
इसका दूसरा डायग्राम ये है जो एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा। ये अपर व्यू बोल सकते हो, ऊपर का व्यू बोल सकते हो। तो अंदर से फील्ड जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है। क्यों बनाए जाते हैं? तो उस टाइम पे हर बार में टॉर्क मैक्सिमम लगेगी। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। यहाँ पे क्या है, ये सिलेंड्रिकल कोर है ये, और उसके ऊपर ये वायरिंग करी हुई है। एक सिलेंडर कोर है, उसके ऊपर ऐसे वायरिंग हमने कर दी है, ठीक है। नीचे ये जो वायर ऐसे दिखा रहे हैं ये हेयर स्प्रिंग है। आगे इससे एक पॉइंटर लगा होता है, ये एक स्केल होता है। तो जिस हिसाब से करंट पास करते हैं उतना डिफ्लेक्शन होता है, उस हिसाब से फिर ये नीडल मूव करती है और करंट मेजर हो जाता है, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये दो डायग्राम एक बार से देख लेना। करंट सेंसिटिविटी होता है भैया डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखो अभी तुम निकाल गए थे आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब आई इज इक्वल टू जी थीटा, ठीक है। अगर मैं जी की बात कर रहा हूँ तो वो के अपॉन में एन ए बी है। तो थीटा यहाँ पे था, ये रहा आई। तो मुझे थीटा बाई में आई चाहिए, तो ये होगा एन बी ए अपॉन में के आ जाएगा। थीटा अपॉन में आई चाहिए ना, तो ये इधर चला गया, ये इधर गया, तो ये आ गया। तो एन बी अपॉन में के। तो डिफ्लेक्शन है मतलब एंगल है तो रेडियन, नीचे करंट है तो एम्पियर इनवर्स, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है भैया? वोल्टेज सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो ये हो जाएगा एन बी ए के था पहले, अब हो जाएगा एन बी ए के, साथ आ जाएगा आर। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कोयल का रेजिस्टेंस हम ले लेंगे, मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोयल हमने लगाई हुई है, उसका रेजिस्टेंस हम कंसीडर यहाँ पे कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब एक कन्वर्जन वाला टॉपिक आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमें गैल्वेनोमीटर को बनाना होता है एमीटर में, हमें गैल्वेनोमीटर को बनाना होता है किसके अंदर? वोल्टमीटर के अंदर, ओके। बट ये कैसे बनेगा? पहली बात, एमीटर क्या करता है भैया? एमीटर करता है करंट को मेजर, और जो आइडियल एमीटर होता है उनका रेजिस्टेंस 0 होता है। जो गैल्वेनोमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर वो करंट मेजर करेंगे तो वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, अगर थोड़ा बड़ा करंट अगर वो करते हैं और करंट को सही भी मेजर नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है? ओवरऑल गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करना है। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको शंट बोलते हैं। शंट का मतलब होता है पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाना। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का वो कम हो जाएगा, और ओवरऑल सर्किट क्या कहलाएगा? एमीटर कहलाएगा। मतलब अगर आप लोगों को गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना होगा गैल्वेनोमीटर के, ठीक है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उसकी एक वैल्यू हमें हर बार न्यूमेरिकल में यूज़ करनी होती है, और वो होती है गैल्वेनोमीटर करंट इनटू में जी, मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अपॉन में आई माइनस आई जी। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मान लो मैं इसकी रेंज बढ़ाना चाहता हूँ, n टाइम्स बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना होगा? तो मुझे S इज इक्वल टू जी अपॉन में n-1 वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूँ तो वोल्ट मीटर वोल्टेज नोट करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज नोट करता है। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो उसकी जो रेजिस्टेंस है भैया वो इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप सारा वहीं होगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो ज़्यादा ही होता है। तो इसका मतलब अगर मैं वोल्ट मीटर बनाना तो क्यों ना और ज़्यादा रेजिस्टेंस करा जाए। तो वो और ज़्यादा कैसे होगा? अगर हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही एक रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो आर हम लगा रहे हैं इसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है अपने न्यूमेरिकल्स में। तो वो वैल्यू होती है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी से, ठीक है। क्योंकि सिंपल है यार, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे हैं वी, तो वो यहाँ से जाने वाला टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो वही तो किया, टोटल करंट यहाँ से जो जा रहा है साथ में टोटल रेजिस्टेंस था, वहाँ से हमने क्या निकाल लिया? आर की वैल्यू निकाल ली। तो होगी वी अपॉन में आई जी माइनस जी। अगर मैं इसकी भी रेंज बढ़ाना चाहता हूँ n टाइम्स, तो मुझे आर को कितनी वैल्यू वाला लगाना पड़ेगा? n-1 अपॉन में जी वैल्यू वाला लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कन्वर्जन का तरीका है। मतलब अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज में लगाओ, सीरीज में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ, वो वोल्ट मीटर बनेगा, ठीक है। हालांकि वोल्ट मीटर किसी सर्किट में पैरेलल में लगता है, किसी भी सर्किट में, और यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना पड़ता है। तो ये ओवरऑल एमीटर बन रहा है, और एमीटर को सर्किट में किसी भी सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं ऐसे। चलो तो भैया ये थी एक रैपिड रिवीजन चैप्टर नंबर 4 की, और इसी के साथ जल्दी ही आएगा चैप्टर नंबर 5। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सुबह टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।